हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के बारे में। काफ़ी सारी कमेंट्स आ रही थी, तो इस टॉपिक को मैंने लिया है और इस टॉपिक में मैंने जो है पॉइंट वाइज समझाया है। ठीक है, मतलब जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं हमने उसी तरीके से इसमें जो है कंक्लूसिव तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा एक वीडियो रहेगा जिससे आप जो है क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है समझ लेते हैं क्या है। ये है GPRA। ठीक है, ये होता है जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। मतलब यह है कि जो केंद्र सरकार है वो अपने कर्मचारियों के लिए, जो एम्प्लॉयज़ है केंद्र सरकार के, रहने के लिए गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, कंट्रोल जो डायरेक्टर ऑफ स्टेट का रहता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? एलिजिबिलिटी है कि कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो क्वार्टर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, ले सकता है क्वार्टर्स के लिए। ठीक है, उसकी पे मैट्रिक्स लेवल और जो इन्वॉल्वमेंट्स है उसके बेसिस पर जो है उसे क्वार्टर्स दिए जाते हैं। ठीक है, उसका जो पे मैट्रिक्स लेवल है, मतलब किस लेवल में वो काम कर रहा है, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और जो इमोलमेंट्स है, इमोलमेंट्स मतलब बेसिक पे ओनली। ठीक है, बेसिक पे ओनली, उसके आधार पर जो है क्वार्टर्स जो है अलॉट किए जाते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। ठीक है, और कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अप्लाई नहीं करेगा, हायर कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मान लीजिए उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो टाइप 3 क्वार्टर्स की है, तो वो टाइप 4 के लिए जो है अप्लाई नहीं कर सकता, बट लोअर कैटेगरी के लिए अप्लाई जो है किया जा सकता है। ठीक है, अगर वो अपनी इच्छा से लोअर कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो गवर्नमेंट सर्वेंट उसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और उसके जो है ओरिजिनल जो इसकी एंटाइटलमेंट है उसके आधार पर ही जो है उसे क्वार्टर्स अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, और इस पर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता हायर कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर लोअर के लिए करना चाहे तो कर सकता है, उसे लोअर क्वार्टर जो है अलॉट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है ऑटोमेटेड अलॉटमेंट सिस्टम, ठीक है, ऑटोमेटेड अलॉटमेंट सिस्टम इसमें जो है चलता है। मतलब यह है कि ऑटोमेटिक बिडिंग सिस्टम के माध्यम से आजकल किया जा रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक बिडिंग सिस्टम, ठीक, ऑटोमेटिक बिडिंग सिस्टम के माध्यम से जो है आजकल पूरी ऑनलाइन मतलब तरीका हो गया, तो इसके माध्यम से जो है दिए जाते हैं क्वार्टर्स। ठीक है, अच्छा, वेटिंग लिस्ट के बारे में इसमें समझिए क्या होता है। देखिए, जो क्वार्टर जो होता है इसके लिए कई सारे एप्लीकेंट आते हैं, तो उनको क्या है, एक लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, एक वेटिंग लिस्ट पूरी होती है। ठीक है, एक लिस्ट बनाई जाती है, इसे यूनिफाइड वेटिंग लिस्ट बोलते हैं। और क्योंकि वेटिंग लिस्ट इसीलिए कि उस जैसे मान लीजिए बहुत सारे एप्लीकेंट आ गए तो सबको तो क्वार्टर मिलना पॉसिबल है नहीं, तो एक वेटिंग लिस्ट बना ली जाती है और उसमें जो है सीनियरिटी की बेसिस पर जो है क्वार्टर्स दिए जाते रहते हैं। ठीक है, यूनिफाइड वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है जिसमें न्यू एप्लीकेंट भी होते हैं और ओल्ड एलओटीज भी होते हैं जो कि चेंज अकोमोडेशन करना चाहते हैं। ठीक है, जो अपना मकान बदलना चाहते हैं, अपना अकोमोडेशन चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी जो है उस लिस्ट में शामिल होते हैं। ठीक है, इसको कैसे फिर मतलब इसको जो है जो वेटिंग लिस्ट है इसको जो है मतलब कैसे अलॉट किया जाता है फिर उसमें क्वार्टर्स के लिए, तो डेट ऑफ प्रायोरिटी उसमें देखी जाती है कि प्राथमिकता क्या है तिथि की। ठीक है, क्या है, कौन से मतलब स्टार्टिंग करेंगे, किस तरीके से दिया जाएगा क्वार्टर। तो देखिएगा, टाइप 1 और टाइप 4, मतलब टाइप 1 से लेकर टाइप 4 के लिए क्या होता है, जो एम्प्लॉय हैं उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को ही प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब जो पहले ज्वाइन हुआ है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। और टाइप 4 स्पेशल से लेके एंड अब अगर जो मतलब कैटेगरी के क्वार्टर होते हैं, ठीक है, टाइप 4 स्पेशल एंड अब वाले, तो उनके लिए क्या है, प्रायोरिटी डेट इज रिकॉर्ड फ्रॉम द डे ऑफ द एम्प्लॉय अटेंड द स्पेसिफिक पे मैट्रिक्स। ठीक है, जो पे मैट्रिक्स लेवल है, मतलब ये कि जो जब कर्मचारी जो होता है, जो एम्प्लॉय जो है, उसने जो है पे मैट्रिक्स लेवल पर जब वो पहुंचा है, उस जो उसकी एक स्पेसिफिक जो पे मैट्रिक्स लेवल है, जब उस पर वो पहुंचा है उस डेट से जो है उसकी प्रायोरिटी मतलब काउंट की जाती है। जैसे मान लीजिए वो पे लेवल 10 पे पहुंच गया, ठीक है, और उसने 10 के हिसाब से जो है अपने क्वार्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो जिस तारीख को वो पे लेवल 10 पर पहुंचा था वहाँ से उसकी जो है प्रायोरिटी उसे दी जाती है उसी आधार पर। ठीक है, इसके अलावा इसमें याद रखने वाली बात क्या आती है, एक यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर बात की, एक तो वेटिंग लिस्ट बात कर ली, अब है इंटर सीनियरिटी। इंटर सीनियरिटी मतलब होती है कि जब इंटर सीनियरिटी मतलब जो आपस में दो लोग मतलब जो उनकी वरिष्ठता जो होती है एक तरीके से, सीनियरिटी जो कह सकते हैं, जो हम सीनियरिटी है वरिष्ठता जो क्लैश हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, मतलब जो 2 या मोर जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनकी जो प्रायोरिटी डेट है वो एक समान अगर हो जाए तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो हैं सेम प्रायोरिटी डेट हो जाए तो क्या होगा, तो देखिए जिसका पे लेवल हायर होगा उसे अलॉट किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पे लेवल सेम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो पे लेवल अगर सेम है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए फिर प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर मान लीजिए जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जिसने पहले ज्वाइन किया है उसको क्वार्टर्स अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ये भी सेम है तो फिर उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट देखा जाता है। ठीक है, मतलब जिस गवर्नमेंट सर्वेंट का रिटायरमेंट अर्लियर होगा, मतलब जल्दी रिटायरमेंट होने वाला होगा, उसके लिए जो है पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ें जो है आप याद रखिएगा, वेटिंग लिस्ट और इंटर सीनियरिटी लिस्ट ये बनती हैं। ठीक है,
उसके अलावा एक रूल बनता है मैरिड कपल वाला, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है मैरिड कपल वाले रूल से। ठीक है, देखिए मैरिड कपल वाले रूल में क्या है, जब यहाँ से क्वेश्चन इसलिए आ सकता है, देखो जब मतलब बोथ हस्बैंड एंड वाइफ जो है गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं और वो सेम स्टेशन पर रह रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखो एलिजिबल फॉर ओनली वन अकोमोडेशन इफ अकोमोडेशन हैज ऑलरेडी बीन अलॉटेड टू द वन ऑफ देम अदर विल बी नॉट एलिजिबल। ठीक है, अगर मान लीजिए पति पत्नी हैं, दोनों ही एक स्टेशन पर रह रहे हैं और सरकारी दोनों मतलब जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, तो उनको एक के लिए ही जो है गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी एक ने पहले से ही ले रखा है, तो जो मतलब दूसरा जो हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो, उनमें से जो दूसरा है वो अनएलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इस कंडीशन में फिर एक कंडीशन दूसरी बनती है पोस्ट मैरिज सरेंडर। ठीक है, मतलब शादी के बाद जो है सरेंडर करने का। जैसे इसमें क्या है, जैसे दो मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो अलग अलग क्वार्टर में रह रहे थे। ठीक है, सेम स्टेशन पर थे, अलग अलग क्वार्टर में रह रहे थे, और बाद में क्या हुआ, जैसे टू गवर्नमेंट सर्वेंट रिसाइडिंग इन सेपरेट क्वार्टर्स गेट मैरिड टू ईच अदर। ठीक है, उन्होंने बाद में क्या किया, आपस में शादी की। उसके बाद में जब शादी के बाद में क्या हुआ, विद इन 1 मंथ जब शादी हो गई, उस डेट से जो है विद इन 1 मंथ, उस 1 महीने के अंदर अंदर जो है उन्हें एक जो अकोमोडेशन है उसके लिए सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अलग अलग रह रहे थे, उनके क्वार्टर्स अलग थे, लेकिन शादी के बाद में जो उन्हें एक जो क्वार्टर है, जो अकोमोडेशन है, वो सरेंडर करना पड़ेगा अपने इच्छा से। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी याद रखिएगा। इसके अलावा फिर है डिफरेंट स्टेशन में, मतलब जो मतलब मैरिड कपल है वो अगर डिफरेंट स्टेशन में रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही अपने सेपरेट गवर्नमेंट क्वार्टर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा फिर एप्लीकेशन डेडलाइन भी समझिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एप्लीकेशन डेडलाइन मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है कोई भी, उसका जो है अगर रिटायरमेंट जो है 6 मंथ्स के अंदर अंदर अगर रिटायरमेंट होने वाला है, तो उसका कोई भी एप्लीकेंट होता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जिसका रिटायरमेंट विद इन 6 मंथ हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ वेटिंग लिस्ट, तो इसमें एक चीज़ होने वाली है कि कोई ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर, ठीक है, एप्लीकेंट हैज़ नॉट लॉग, जैसे मतलब पिछले 1 साल में पूरे में जो एप्लीकेंट है उसने लॉग नहीं किया है ऑनलाइन सिस्टम पर, या फिर अपडेट नहीं किया है उसने अपनी पर्सनल डेटा, तो उसके लिए जो है पार्टिसिपेट जो मतलब उसने मतलब ऑनलाइन बिल्डिंग साइकिल जो होती है उसमें किसी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया है पिछले 1 साल में, ऑनलाइन अपडेट डाटा वगैरह नहीं किया है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, उसको जो है वेटिंग लिस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग पास्ट 1 ईयर की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है ये देखिएगा कि अलॉटमेंट, एक्सेप्टेंस एंड पेनल्टीज। ठीक है, तो यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, देखिएगा बहुत ध्यान से, मैंने सारे पॉइंट्स बोली हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट, एक्सेप्टेंस एंड पेनल्टीज के बारे में देखिए। एक्सेप्टेंस पीरियड देखिए सबसे पहले। एक्सेप्टेंस पीरियड क्या है, जब अलॉटमेंट लेटर इश्यू हो जाता है तो विद इन 8 डेज, ठीक है, 8 डेज के अंदर अंदर जो है ऑनलाइन या रिटन में जो है कंसर्न देना पड़ता है, और ये मैंडेटरी गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी स्वीकृति देता है कि हाँ वो जो है क्वार्टर्स लेने के लिए रेडी है, अपना कंसर्ट सहमति देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो ऐसा नहीं करता है, डज नॉट एक्सेप्ट, तो उस पर पेनल्टी लगती है 1 मंथ, उसका जो नॉर्मल लाइसेंस फीस होती है वो उस पर इम्पोज कर दी जाती है पेनल्टीज के रूप में। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, फ्रॉम अप्लाइंग फॉर न्यू अकोमोडेशन फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ फ्रॉम दैट डेट। ठीक है, 3 मंथ के लिए डिवाइड कर दिया जाता है इसके। और इसमें क्या है, इफ़ एन अलॉटी इज ऑलरेडी रिसाइडिंग इन अ लोअर टाइप क्वार्टर, जैसे मैंने कि बताया आपको, कुछ लोग क्वार्टर जो चेंज करना चाहते हैं और हायर क्वार्टर लेने के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि उनका प्रमोशन हो चुका होता है, या फिर उन्होंने पहले मान लीजिए लोअर क्वार्टर अप्लाई कर रखा है, फिर वो हायर में जाना चाहते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो इफ़ एन अलॉटी इज ऑलरेडी रिसाइडिंग इन अ लोअर टाइप क्वार्टर एंड यहाँ पर क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर उन्हें क्या है, हायर कैटेगरी क्वार्टर जो है उसमें रहने से उन्होंने मना कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो है अपने पुराने वाले क्वार्टर्स में ही रह सकते हैं, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, मतलब ये बताया गया है कि इसमें जो उनका पुराना वाला जो क्वार्टर है उसमें जो है वो इसमें आराम से रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसने हायर क्वार्टर्स के लिए रिजेक्ट कर दिया तो उसको नीचे वाले में भी नहीं रहने दिया जाएगा, लोअर जो मतलब लोअर टाइप जो है उसमें रहने दिया जाएगा उसे। ठीक, अच्छा फिजिकल पोजीशन का भी आप टाइम याद रखिएगा। फिजिकल पोजीशन जो है विद इन 5 वर्किंग डेज में हो जाना चाहिए, रिसीविंग द ऑथराइजेशन जब लेटर मिल जाता है उसके। ठीक है, विद इन 5 वर्किंग डेज में। अच्छा सस्पेंशन, जो गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड हो जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड हो गया, क्या वो क्वार्टर में नहीं रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सस्पेंशन का किसी प्रकार से कोई भी इफेक्ट जो क्वार्टर पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका जो राइट है वो अनअफेक्टेड रहता है क्वार्टर्स को लेकर, उसमें रहते रहेगा। कोई ऐसे मतलब जैसे वो ड्यूटी पर है वैसा ही वो जो है गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंशन टाइम में भी क्वार्टर्स में रहेगा। ठीक, कोई इफेक्ट क्वार्टर्स वाले रूल में उसमें जो है उसकी क्वार्टर्स पर नहीं पड़ेगा। ठीक, अच्छा इसके अलावा आप देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या है, रेगुलराइजेशन ऑन डेथ, यहाँ से बन सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेगुलराइजेशन ऑन डेथ पर देखिए यहाँ से क्यों बन सकते हैं,
डेथ वाले केस में क्या होता है इसमें, इफ़ द अलॉटी पासिस अवे, ठीक है, जो मतलब अलॉटीज जो है अगर उसकी मतलब मृत्यु हो जाती है तो जो है एम्प्लॉयड जो डिपेंडेंट हैं उनके नेम पर रेगुलराइज किया जा सकता है अकोमोडेशन के लिए, ठीक है। इसमें दो कंडीशन बताई गई हैं। दो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन देखिएगा, द डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर मस्ट हैव बीन रिसाइडिंग विद द एम्प्लॉय फॉर एट लीस्ट 3 years पीरियड टू द एम्प्लॉयज़ डेथ विदाउट हैविंग द क्लेम HRA ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब ये है कि जो डिपेंडेंट जो फैमिली मेम्बर है वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो अलॉटी है उसके साथ कम से कम उसकी मृत्यु से कम जो है 3 वर्ष पहले तक उसके साथ रहा हो, ठीक है, 3 वर्ष पहले तक उसके साथ जो रह रहा हो, ठीक है, और इस टाइम पीरियड में उसने कोई किसी तरीके का HRA उसने क्लेम नहीं किया हो, ठीक है, जो एम्प्लॉयड जो डिपेंडेंट है, ठीक उसको, ठीक है। इसके बाद में जो कंडीशन 2 जो है वो है द डिपेंडेंट मस्ट हैव ज्वाइंड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस आइदर और कंपैशनेट ग्राउंड। मतलब कंडीशन 2 कहती है या तो ये है कि मतलब कंडीशन 2 फॉलो हो कि डिपेंडेंट जो हैं वो ज्वाइन कर ले सर्विस के लिए कंपैशनेट ग्राउंड पर या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, किसी भी तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो ज्वाइन करे विद इन 2 years ऑफ डेथ, ठीक है, 2 वर्ष के भीतर जो है 2 years के अंदर जो है वो ओरिजिनल मतलब ये जो है कंपैशनेट ग्राउंड या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है ज्वाइन करे सेंट्रल सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो उसका ओरिजिनल अकोमोडेशन है और उस मतलब ज्वाइन करने के बाद में और जो ओरिजिनल अकोमोडेशन उसने जो है खाली ना किया हो, ठीक है। तो 2 कंडीशन इसमें बनती हैं सिंपल सी बात में कि कम से कम जो है 3 वर्ष तक जो मतलब डेथ के 3 वर्ष तक पहले जो है साथ में रहा हो जो डिपेंडेंट है, और उसके बाद में सेकंड कंडीशन ये बनती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज ने ज्वाइन कर ले कंपैशनेट ग्राउंड पर, ठीक है, या फिर वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसी भी तरीके से विद इन 2 years ऑफ डेथ, ठीक है, और ओरिजिनल अकोमोडेशन उसने खाली ना किया हो इस वाली कंडीशन में, ठीक है। तो जो है वो जो अकोमोडेशन है वो रेगुलराइज किया जा सकता है उसी के नाम पर, ठीक है, जो कि मतलब एम्प्लॉयड डिपेंडेंट है, ठीक। इसके बाद में एक है रेगुलराइजेशन ऑन रिटायरमेंट। तो देखिए इसमें भी जो है लगभग वही कंडीशन बनती है कि अगर मान लीजिए जो अलॉटी है जो रिटायर हो गया, ठीक है, तो अलॉटी जब रिटायर हो जाता है, ठीक है, तो अकोमोडेशन जो वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा डिपेंडेंट का जो नेम है उसके नेम पर। और इसमें क्या बताया गया है कि मिनिमम जो है 3 years तक, ठीक है, पीरियड टू रिटायरमेंट एंड नो क्लेम्ड ऑफ HRA, ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉयड जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसी के नाम पर जो मतलब एम्प्लॉयड जो गवर्नमेंट सर्वेंट है इसका जब ये रिटायरमेंट होगा तो जो डिपेंडेंट है जो कि ऑलरेडी एम्प्लॉयड है डिपेंडेंट उसके नेम पर जो है अकोमोडेशन ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है, हैविंग रिसाइडेड टुगेदर फॉर मिनिमम 3 years तक जो है वो ये जो अलॉटी है इसके साथ में रहा हो वो डिपेंडेंट और उसने अपनी सर्विस के लिए कोई भी HRA क्लेम नहीं किया हो, ठीक। तो ये चीज़ जो है इसमें बताई गई है, ठीक। और ट्रांसफ़र वाले केस में भी सेम यही है, मिसिंग वाले केस में भी सेम यही है कि FIR वगैरह जो उसकी कॉपी होती है वो लगाने के बाद में FIR कॉपी लग जाती है, ठीक। और FIR के बाद में जो है नॉन ट्रेसेबल एक सर्टिफिकेट होता है ये लगा दिया जाता है, तब जो है उस कंडीशन में जो है डिपेंडेंट के नाम पे रेगुलर कर दिया जाता है जो भी क्वार्टर्स वगैरह होते हैं। और ट्रांसफ़र वाले केस में भी सेम सिचुएशन जो है रहती है। अच्छा, ट्रांसफ़र वाले केस में क्या है, जब जो ट्रांसफ़र हो जाता है ओरिजिनल अलॉटीज़ का ट्रांसफ़र हो जाता है अनदर सिटीज़ में, तो जो स्पाउस जो है गवर्नमेंट सर्वेंट वो जो है जो क्वार्टर जो है उसके नेम पर रेगुलराइज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वॉलंटरी सरेंडर वाला एक केस आता है। इसमें वॉलंटरी सरेंडर का मतलब होता है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपनी इच्छा से अगर क्वार्टर को सरेंडर करना चाहता है तो वो किसी भी टाइम जो है सरेंडर कर सकता है, ठीक है। बट इस कंडीशन में जो है उसे ऐसे कोई भी जो मतलब गवर्नमेंट है कोई मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है अपनी इच्छा से अगर वो सरेंडर करना चाहता है तो वो अपनी इच्छा से सरेंडर कर सकता है। लेकिन ऐसा करने पर उसे क्या होगा, उसे जो है उस स्टेशन पर जो है 1 year के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब उससे जो भी न्यू अलॉटमेंट के लिए जो लिस्ट बनती है उसमें काउंट नहीं किया जाएगा 1 साल के लिए, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल और डिसेबिलिटी ग्राउंड्स वाला जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। देखो डिसेबिलिटी ग्राउंड्स पर जो है 40% और इससे अब जो है इससे ज़्यादा होनी चाहिए डिसेबिलिटी, तब जो है फ़ायदा मिलेगा डिसेबिलिटी कोटा का, और 5% डिसेबिलिटी कोटा होता है, ठीक है। अच्छा, मेडिकल वाले में क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है वो खुद अगर हार्ट पेशेंट है तो उसे भी कोटे का फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, स्पेशल यहाँ से जो है स्पेशल जो पूल्स होते हैं इसमें एक लेडीज़ पूल्स है, पहला क्या है लेडीज़ पूल्स,
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है मेंटेन करता है सेपरेट कोटा फीमेल्स के लिए। इसमें दो तरीके की आता है, एक तो मैरिड वुमेन के लिए और एक होता है सिंगल वुमेन के लिए, ठीक है। सिंगल वुमेन में जो विडो मतलब वुमेन होती हैं वो भी शामिल होती हैं, चाहे उनका बच्चा हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो विडो वुमेन है वो भी शामिल इसमें होती हैं सिंगल वुमेन में, ठीक है। अच्छा, ये किस तरीके का, ये देखिएगा जैसे एवरी 3 हाउस डिस्ट्रीब्यूटेड, जब 3 हाउस के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उनमें से 2 तो जाएंगे मैरिड वुमेन के लिए और 1 जाएगा सिंगल वुमेन के लिए। तो 2:1 के रेशो का ये रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर ट्रांजिट जो हॉस्टल पूल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस केस में आप ऐसे समझ सकते हैं, इसे जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स जो होते हैं सडनली ट्रांसफ़र हो जाता है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ में दिल्ली में, ठीक है। और तो उनका कहता है उनको जो मतलब जो रेगुलर हाउस हैं उनको इमीडिएटली उन्हें फाइंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, ठीक है। तो वो उन्हें जो है टेम्प्रेरी रिलीफ देने के लिए जो है ये उन्हें हॉस्टल जो है प्रोवाइड किया जाता है, हॉस्टल पूल्स इसके नाम से, ठीक है। तो सेंट्रल स्टाफिंग कमिटी जो स्कीम है, जैसे इसमें डिप्टी सेक्रेटरी जो डायरेक्टर होते हैं अचानक जो दिल्ली ट्रांसफ़र होकर आते हैं तो उनको जो है हॉस्टल अकोमोडेशन दिया जाता है। ये टेम्प्रेरी होता है और इट इज़ वैलिड ओनली अंटिल दे गेट द फिजिकल पोजीशन ऑफ देयर रेगुलर, ये रेगुलर उनका जो हाउस है एंटाइटल उसमें, मतलब जो है जब तक उन्हें रेगुलर तरीके से रहने के लिए क्वार्टर्स नहीं मिल जाते तब तक वो जो टेम्प्रेरी बेसिस में हॉस्टल अकोमोडेशन में रह सकते हैं, या फिर फॉर अ मैक्सिमम 6 मंथ, 6 महीने तक, जो भी अर्लियर हो, मतलब 6 महीने तक रह सकते हैं, या फिर जब तक इन्हें मतलब मैक्सिमम 6 महीने तक ही रहेंगे, मतलब रहेंगे, ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ, और या फिर जो है जब तक उन्हें रेगुलर नहीं मिल जाता, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 6 मंथ तक ही ये बेनिफिट उन्हें मिलता है, ठीक है। ये वाली आप कंडीशन समझ लीजिएगा इसमें। जैसे हम एक एग्जांपल मान लें, या आप एक एग्जांपल जैसे सुन सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है मिस्टर शर्मा, मान लीजिए आप, ये कौन है, ये एक IAS ऑफिसर हैं और ये एक बिहार कैडर के हैं, ठीक है। इन्हें जो है यहाँ पर दिल्ली बुला लिया गया एज अ डायरेक्टर, ठीक है, सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत इन्हें जो है डायरेक्टर बनाकर दिल्ली बुला लिया गया है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब मान लीजिए ये दिल्ली पहुँचते हैं और इनके लिए मान लीजिए टाइप 6 के लिए ये एलिजिबल है बंगलों के लिए। अब इसमें क्या है, एक लॉन्ग लिस्ट लगी हुई है, बहुत बड़ी एक लिस्ट लगी हुई है, तो वो क्या करेंगे फिर इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में उन्हें जो है ट्रांजिट हॉस्टल पूल के तहत जो है इन्हें एक बढ़िया जो अलॉट कर दी जाएगा स्वीट वगैरह, उसमें ये रहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 4 महीने के बाद वो वेटिंग लिस्ट के बाद इन्हें जो है आफ्टर 4 मंथ इनके लिए रेगुलर वाला जो इनका क्वार्टर्स था वो इन्हें अलॉट हो गया। तो फिर जो है जब रेगुलर क्वार्टर इन्हें अलॉट हो गया तो जैसा कि मैंने कहा मैक्सिमम 6 मंथ, तो ये इस रूल्स के अंडर में आ गए, 4 महीने बाद बुझा सकते हैं अपने रेगुलर क्वार्टर्स में, ठीक है, और इस कंडीशन में बुझा सकते हैं, और इनका जो एक्सपेंस जो होने वाला था जो कि महंगे होटल में रहते वो इनका बच गया, ठीक है। तो ये चीज़ इसीलिए ये रूल्स यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। अब एक होता है BVIP, मतलब BVIP ये होता है जैसे मिनिस्टर जो होते हैं, BVIP पर्सनल स्टाफ आउट ऑफ टर्न सीलिंग है ये। इसमें क्या होता है, जैसे मिनिस्टर्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, उनके आसपास में मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंशियल स्टाफ जो होता है उनका वो काम करता है, ठीक है। जो उनके कॉन्फिडेंशियल स्टाफ वगैरह होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के जो पर्सनल स्टाफ होता है, प्राइवेट सेक्रेटरीज़ वगैरह होते हैं, वो जो है उन्हें दिन रात जो उनके साथ में काम करना पड़ता है, मिनिस्टर्स के और कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ में काम करना पड़ता है, ठीक है। अब इनके लिए जो है क्योंकि ये इनके साथ में काम कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं, तो बार बार घर जाने आने की समस्या रहती होगी, ठीक है। तो इनके लिए पास में ही रूम अवेलेबल कराने के लिए क्या है, तो इसमें ये क्या करते हैं, मतलब इनके लिए कुछ छूट दी होती है मिनिस्टर्स के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के लिए, ठीक है। इसमें लिखा है आउट ऑफ टर्न, मतलब बिना बारी के इन्हें जो है तुरंत मकान दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन तुरंत मकान देने के लिए भी अब इसमें ये रूल क्यों बनाया गया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मिनिस्टर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ जो है अपने रिश्तेदारों को ही बुलाकर अपना पर्सनल स्टाफ नाम देकर रूल मतलब ये जो है क्वार्टर्स अलॉट करा दे सारे, तो सभी क्वार्टर्स भर जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या है, इन्हें एक जो है लिमिट बना दी गई है, ठीक है, स्ट्रिक्ट मैक्सिमम लिमिट है, कोटा सीमा, ये कितने क्वार्टर्स डायरेक्ट दिला सकते हैं, ठीक है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट और CGI जो हैं वो 7 यूनिट 7 कर्मचारी है, 7 एम्प्लॉयज़ के लिए तुरंत जो है क्वार्टर्स दिला सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर है, लोकसभा स्पीकर है, राज्यसभा चेयरमैन है, इनके लिए 3 यूनिट्स की छूट है, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं उनके लिए 2 यूनिट्स की, मतलब 2 गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए ये क्वार्टर्स दिला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब एक आता है लोअर टाइप कोटा। लोअर टाइप कोटा क्या होता है ये समझिएगा, सेम इसी की तरह है जो हमने ऊपर पढ़ा वही लोअर टाइप कोटा होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ जो है इसमें अथॉरिटीज़ अलग हैं, और जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें ये हैं, जैसे कुछ जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो अपने स्टाफ को तुरंत मतलब घर दिलाने का अधिकार है, इस बार रूल में ये बताया गया है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे स्टाफ मतलब अगर वो वाला मकान अगर एलिजिबल नहीं है, मतलब जो टाइप अगर मान लीजिए 6 के लिए है और टाइप 6 वाला मान लीजिए हाउस इनके लिए एलिजिबल नहीं है, अभी वेटिंग लिस्ट चल रही है, तो एक लोअर वाला जो है ये तुरंत दिला सकते हैं।
मतलब एक लोअर, मतलब वन टाइप लोअर जो है हाउस तुरंत अलॉट करा सकते हैं। ये कौन कौन? वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग और जो है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनके लिए 3 यूनिट्स की छूट है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस, इनके लिए 2 यूनिट्स की छूट है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो एक ये छोटी सी वीडियो मैंने यहाँ पर जल्दी से बनाई थी कंक्लूसिव तरीके से, ताकि आपको यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले और डाउट आपके काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। ठीक है, मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें कवर कर लूँगा मैं। ठीक है, तो ये एक वीडियो था, आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।